A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter of your Indian economic development, that is rural development. Okay. So we have already discussed several topics of this chapter, and in today's class we are going to start the next topic of this chapter, that is diversification of the agriculture. So let's get started. So when we talk about the diversification of the agriculture, so we are talking about the beyond the farm areas, जहाँ पे भी फार्म पे मतलब जो भी क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ से हम हटके बियॉन्ड उसकी बात करते हैं. सो कह रहे हैं एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. एग्रीकल्चर क्या है, वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का. मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर. कि जो भी वर्कफोर्स है इंडिया का वो किस पे डिपेंडेंट है, डिपेंड ऑन दी एग्रीकल्चर. सो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ आर concentrated in the kharif season, but during the rabi season it becomes difficult to find gainful employment due to inadequate irrigation facilities. ठीक है, तो जो भी एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ है वो खरीफ सीज़न में फाउंड होती है, बट ड्यूरिंग द रबी सीज़न, जब रबी सीज़न होता है, सो इट बिकम डिफ़िकल्ट टू फाइंड दी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट. उस केस में क्या है कि इफ़ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेना मतलब मिलना वो क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ दी इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ की प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती है. सो डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन द फार्मिंग ओनली फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड नॉट सफिशिएंट. ठीक है, बस बेसिकली पूरा एक्सक्लूसिवली अगर हम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेंगे फॉर फार्मर्स, सो ये क्या होगा कि उनकी लाइवलीहुड के लिए वो सफिशिएंट नहीं होगा. So expansion of the work area is equally essential to explore new areas to work. ठीक है, अगर वर्क एरिया का हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो हमें न्यू जॉब्स भी क्या होंगे, अवेल होंगे. सो टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम, जिससे क्या होगा, लेवल ऑफ इनकम भी इंक्रीज होगा टू ओवरकम द पॉवर्टी एंड द अदर ट्राइबुलेशंस. ठीक है, इससे हम लोग पॉवर्टी से भी ओवरकम करेंगे एज वेल एज जो और भी ऑब्स्टिकल्स और भी प्रॉब्लम्स है, दैट मीन्स ट्राइबुलेशंस, उससे भी हम लोग ओवरकम करेंगे. So therefore, diversification in agriculture is required so that gainful employment for surplus labor can be located in allied activities. ठीक है, तो diversification in agriculture क्या है, वो बहुत important हो जाता है. diversification in agriculture. Okay, diversification in agriculture is very important for to gain the employment opportunities, more and more employment opportunities के लिए. बेसिकली इन दी allied activities, जो भी allied activities हैं सब्सिडरी हैं एग्रीकल्चर के, और अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज़. ठीक है, फिर कह रहा है सर द नीड ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट कि जो भी नीड है डाइवर्सिफिकेशन की, वो नीड क्यों. सो फर्स्ट वन इज देयर इज ग्रेटर रिस्क डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन दी फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड. मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग क्या है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं हमारे यहाँ कंट्री में. एंड टू ओवरकम पॉवर्टी, एक्सपेंशन ऑफ वर्क एरियाज, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन न्यू एरियाज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ठीक है, तो पॉवर्टी से ओवरकम करने के लिए या अपने जॉब को या भी अपने वर्क को एक्सपेंशन करने के लिए, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए क्या होता है, दे आर न्यू एरियाज इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. वहाँ पे न्यू एरियाज भी क्या है, उनका भी रिक्वायरमेंट होता है. सो कह रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन टूवर्ड्स न्यू एरिया इज़ नेसेसरी नॉट ओनली टू रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर बट ऑल्सो टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन टू द रूरल पीपल. ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन न्यू एरियाज क्या है, ये बस इसलिए नहीं नेसेसरी है कि इससे जो एग्रीकल्चर पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है या मेन सीज़न ऑफ सीज़न में हमें जॉब नहीं रहती है, तो इसी के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है. एज वेल एज दे ऑल्सो प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस, मतलब एक लाइवलीहुड ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देते हैं टू द रूरल पीपल. सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन. जब हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो उसके टू एस्पेक्ट्स को हमें पढ़ना है. First one is diversification of the crop production. Diversification of crop production.
मतलब जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हम लोग कुछ डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। सेकेंड है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अगर हम लोग एस्पेक्ट्स ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं बेसिकली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसके टू एस्पेक्ट्स आर देयर। फर्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, जो भी क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम लोग कुछ डाइवर्सिफाई करेंगे। फिर आता है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, कि जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है उसमें क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेंगे। Diversification of crop प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या रहा है, इट इम्प्लाइज प्रोडक्टिव प्रोड्यूसिंग डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप, मतलब कि यहाँ पे क्या करना है, डाइवर्स वैरायटी के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रोवाइड करना है, रादर देन वन सिंगल क्रॉप। अभी तक क्या थे, फार्मर्स आर ओनली प्रोड्यूसिंग दी वन क्रॉप इन दी एनी लैंड, बट यहाँ पे बात हो रही है कि अब फार्मर्स के पास ऑप्शन क्या है कि वो एक सिंगल क्रॉप पे डिपेंडेंट ना रहे, वहाँ पे मल्टी क्रॉप क्या करे, प्रोड्यूस करे। इट रेफर्स टू द शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू दी मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। सिंगल क्रॉपिंग मतलब एक सिंगल क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे, उसकी जगह पे फार्मर्स को क्या करना चाहिए, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को एडॉप्ट करना चाहिए। सो इट वुड हेल्प शिफ्ट फ्रॉम द सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग। ये क्या हेल्प करता है कि जो भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होने का मतलब है कि वो फार्मिंग जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है, मतलब अपनी नीड्स के लिए ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, अब उसकी जगह पे बात क्या किया जा रहा है कि कमर्शियल फार्मिंग होनी चाहिए। हम लोग बस अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफिल ना करें, साथ ही साथ हम उसको सोल्ड आउट करके उसे अर्न भी करें। सो मूविंग फ्रॉम दी फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप, फूड ग्रेन से हम लोग कैश क्रॉप पे क्या करें, मूव करें। सो चॉइस ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ द क्रॉप एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस स्ट्रक्चर। अब कौन से क्रॉप का पैटर्न को हम अडॉप्ट करेंगे कि किस क्रॉप को हमें प्रोड्यूस करना है, इट टोटली डिपेंड अपॉन दी डिमांड ऑफ दी दैट क्रॉप, कि उस क्रॉप की कितनी डिमांड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फार्मर्स प्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो अगर वो देखेगा कि इकॉनमी में किस गुड्स की या किस क्रॉप की सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसे लगा कि वीट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और अगर हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल में पी की क्या है, वो पीस की डिमांड क्या है, कम है, तो वो क्या प्रेफर करेगा, वो प्रेफर करेगा कि वो वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा करे, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसका प्राइस स्ट्रक्चर भी देखेगा कि उसका प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देख के वो उन्हीं क्रॉप को एडॉप्ट करेगा टू प्रोड्यूस, जिसमें उसको दिखेगा कि डिमांड भी ज़्यादा है और उसके साथ उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। सो लेवल ऑफ इनकम वुड इंक्रीज, जो लेवल ऑफ इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी इफ़ प्राइस फ्लक्चुएशन एंड कैश क्रॉप आर कंसिडर्ड बाय दी मिनिमाइजिंग दी मार्केट रिस्क। अब जो लेवल ऑफ इनकम है वो इंक्रीज़ करेगी तब जब ये जो प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, मीन्स प्राइस इंक्रीज़ कर रही है, प्राइस डिक्रीज़ कर रही है, या जो भी कैश क्रॉप है वो मार्केट रिस्क को क्या करे, मिनिमाइज़ करे। जब रिस्क मिनिमाइज होगा तो जो लेवल ऑफ इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। तो सबसे पहला दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन में मेन मोटिव यही था कि सबसे पहले फार्मर्स क्या कर रहे थे, अपने सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, मतलब अपनी नीड के लिए ही जो भी उनकी नीड होती थी उतना ही वो प्रोडक्शन कर रहे थे। बट अब उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जगह क्या करे, कॉमर्शियल फार्मिंग करे, जिससे उनको प्रॉफिट भी अर्न हो। सेकेंड क्या था कि पहले फार्मर्स क्या थे, सिंगल क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे,
बट अब दे आर शिफ्टिंग टू द सिंगल क्रॉप टू द मल्टी क्रॉप सिस्टम। ठीक है, फिर कह रहा है कि चॉइस ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न की चॉइस डिपेंड किस पे करती है, दैट इज द डिमांड ऑफ द दैट प्रोडक्ट एंड द प्राइस स्ट्रक्चर ऑफ द दैट कमोडिटी। एंड लेवल ऑफ इनकम क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी जब जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो कम होगा, प्राइस का जो स्ट्रक्चर है एज वेल एज जो कैश क्रॉप डिटरमिन्ड हो रहे हैं जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो प्राइस फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है वो कम हो, और जो कैश क्रॉप कंसीडर्ड हो रहे हैं बेसिकली वो क्या करेंगे, मार्केट रिस्क को अगर मिनिमाइज करें तो वैसे ही क्रॉप को क्या करेगा, फार्मर प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी और द एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो अब ये कह रहा है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही है उसमें डाइवर्सिफिकेशन करना है। मतलब जो बस अभी तक हम लोग बस फार्म प्रोडक्ट पे ही डिपेंडेंट थे, मतलब फार्म पे ही डिपेंडेंट थे कि वहीं से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे थे। अभी उसकी जगह क्या करना है हमको, उसकी जगह कुछ और जो भी जॉब ओरिएंटेड है जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, इवन ऑफ सीज़न हो, मतलब जब कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस करने का सीज़न ना हो तो भी हम लोग कुछ ना कुछ अर्निंग कर सके, उस पर कह रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी और दी एम्प्लॉयमेंट। सो कह रहा है कि एज एग्रीकल्चर इज़ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, मतलब जितने की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे उससे ज़्यादा लोग क्या हैं वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। सो अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स नीड्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, जो मेजर प्रोपोर्शन है कि लेबर फोर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं, सो टू फाइंड दी इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड दी अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि हम लोग इसके अलावा क्या है कुछ अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखें इन अदर नॉन फार्म सेक्टर्स। अभी तक फार्म सेक्टर पे ही कर रहे थे, मतलब फार्म एरियाज जो भी लैंड है उस पर ही प्रोड्यूस कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, नॉन फार्म सेक्टर्स पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट को देखना है। सो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैव सेवरल सब सेक्टर्स। जो भी नॉन फार्म एक्टिविटी होती है उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती है। सो सम सेक्टर्स आर दी डायनामिक, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो डायनामिक होते हैं एज दे हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू ग्रो, वाइल अदर सब सेक्टर हैव दी पोटेंशियल बट डू नॉट हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ ऐसे सब सेक्टर्स होते हैं जो डायनामिक होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं, जिसमें उनके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है टू ग्रो द प्रोडक्ट, वाइल अदर सब सेक्टर्स, कुछ ऐसे सब सेक्टर्स होते हैं जिनके पास पोटेंशियल तो होता है बट उनके पास कोई भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है टू डेवलप एज दे आर इन सब्सिस्टेंस लो प्रोडक्टिविटी प्रोपोजिशन। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे उनके पास पोटेंशियल तो है प्रोड्यूस करने का बट दे डोंट हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस दी एनी कमोडिटी, राइट। सो द डायनामिक सब सेक्टर्स इंक्लूड, जो भी डायनामिक सब सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो डायनामिक सब सेक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एग्रो प्रोसेसिंग, ठीक है, जो डायनामिक होते हैं मतलब जो चेंज हो सकते हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी है। ठीक है, सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसमें क्या क्या आती हैं, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, फूड की प्रोसेसिंग, जो भी फूड का प्रोसेसिंग करते हैं वो आती हैं, लेदर की इंडस्ट्रीज आती हैं, लेदर। सो दीज इंडस्ट्रीज एज वेल एज और इसमें क्या आती हैं, इंडस्ट्री, टूरिज़्म आता है, टूरिज़्म। तो ये सारी क्या है, इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है एंड दे हैव आल्सो दी पोटेंशियल टू प्रोड्यूस दी अदर एज वेल एज जनरेट दी मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो क्या है, डायनामिक है। Second है those subsectors which have the potential but seriously lack infrastructure and the other support include traditional home-based industry like the pottery, craft, handloom.
ठीक है। और कुछ अदर ऐसे सब सेक्टर्स होते हैं जिनके पास क्या है, उनके पास प्रॉपर पोटेंशियल है, उनके पास पोटेंशियल है कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दे डोंट हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ठीक है। जिसमें आप सारा हैंडीक्राफ्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट, फिर हो गया आपका पॉटरी, हो गया पॉटरी। सो दीज ऑल आर दी, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे क्या है, इनके पास प्रॉपर पोटेंशियल है बट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इन्हें प्रॉपर प्लेस नहीं मिला है जिससे वो प्रोड्यूस कर सकें, कोई इनके पास मार्केटिंग नहीं है कि वो अपने गुड्स का सेल्स प्रमोशन कर सके, एडवर्टीजमेंट कर सके, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं है, या वो अपने जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, बनाया, उसको हैंडीक्राफ्ट किया, वो मार्केट तक उसको पहुंचा सके, या किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी से वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके कि वहाँ पे उन्हें ज़रूरत है। तो इनके पास जो अदर सब सेक्टर्स होते हैं उनके पास क्या है, पोटेंशियल है बट दे डोंट हैव दी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब डायनेमिक में क्या है, इनके पास वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं और इनके पास पोटेंशियल भी है। अब जिसमें क्या क्या आती है, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या जो फूड को प्रोसेस्ड करती, जो भी फूड आइटम्स हैं, लेदर की इंडस्ट्री, टूरिज़्म है, सो ये सारे क्या हैं, डायनामिक है, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द रूरल विमेन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। जो रूरल विमेन है, जो गांव में विमेन रहती हैं, उनकी मेजॉरिटी ये है कि वो एग्रीकल्चर में उनके पास फुल एम्प्लॉयमेंट की they got the employment in the agriculture sector while men in rural areas used to look for the non-farm employment। अब जो विमेन है विलेज की, वो क्या करती हैं, वो फार्म एरियाज में ज़्यादा वर्क करती हैं, और जो मेन हैं बेसिकली इन द विलेजेस, दे गो टू दी बेसिकली दी नॉन फार्म सेक्टर्स पे जाते हैं। इससे क्या है कि दोनों ओर से उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज इनकम जनरेट होता रहता है। सो इन रिसेंट टाइम विमेन हैव ऑल्सो बिगन लुकिंग फॉर द नॉन फार्म जॉब्स, ठीक है। अब क्या है कि विमेन भी क्या है, नॉन फार्म जॉब्स को क्या है, वो स्टार्ट कर दिए, दे ऑल्सो सर्च फॉर दी नॉन फार्म जॉब्स, ठीक है। पहले क्या था कि बस बेसिकली जो मेन होते थे वही नॉन फार्म काम करते थे नॉन फार्म एरियाज़ में, अब क्या है, वीमेन भी स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब जो डिफरेंट नॉन फार्म एरियाज़ हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेटेड है, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला है दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। जो एनिमल हस्बेंड्री, जिसको लाइफ स्टॉक कहते हैं, कि डिफरेंट टाइप के कैटल्स को रखना, उनसे जो भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, बटर, घी, ये सारे क्या है, अदर ऑप्शन है। जिसमें आपको एक एग्जांपल है गुजरात में, दैट इज़ अमूल, ये सारे क्या हैं, एनिमल हस्बेंड्री के ही थ्रू करें। तो हम एग्रीकल्चर से हट के कुछ काम करें। सेकेंड हो जाता है दैट इज़ फिशरीज़, जो लोग फिश को क्या करते हैं, रखते हैं। फिर हॉर्टिकल्चर, जो बेसिकली प्लांट और ये सब से जो भी सारे हैं उनसे मेडिसिन्स बनाना। फिर है आपका अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में रहना। तो ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बियॉन्ड दी फार्म एरियाज़ काम करते हैं। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद दी दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। सो पुट डाउन दी हेडिंग दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। सो इन इंडिया द फार्मिंग community uses the mixed crop livestock farming system, that is cattle, goats, fowl और the widely held species, ठीक है। फाउल मतलब डिफरेंट काइंड्स की जो होती हैं बर्ड्स और ये सारे को। तो इंडिया में क्या है, जो फार्मिंग कम्युनिटी है ये वो मिक्स्ड क्रॉप लाइफ स्टॉक को भी प्रेफर करती है, जिसमें कैटल्स भी होते हैं, फाउल भी होती हैं, या गोट भी होती हैं, ये सारे होते हैं। सो लाइफ स्टॉक इज डिफाइंड एज द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेज्ड टू प्रोड्यूस लेबर एंड कमोडिटीज सच एज गोट्स, कैमल, हॉर्सेस, काउज एक्सेट्रा। ठीक है, लाइफ स्टॉक में क्या आते हैं, सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोड्यूस क्या करते हैं, लेबर एंड कमोडिटीज़,
जो गोट्स के थ्रू, कैटल्स जो भी डिफरेंट हैं, कैमल्स, हॉर्स, काउज, बफेलोज, इन सब के थ्रू. सो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम. जो लाइफ स्टॉक के थ्रू, लाइफ स्टॉक का मतलब यही है एनिमल हस्बेंड्री. सो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी इन इनकम में, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए न्यूट्रिशन विदाउट डिसरप्टिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़. अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी को बिना इंटरप्ट किए वो सारा प्रोडक्शन करते हैं. सो टुडे लाइफस्टॉक सेक्टर अलोन प्रोवाइड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस टू ओवर 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर्स. ठीक है, अभी प्रेजेंट में बात करते हैं तो जो लाइफस्टॉक सेक्टर है वो क्या कर रहा है, अकेले ही पूरे अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन में 70 मिलियन फार्मर्स जो हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बेसिकली जो इंक्लूड जिसमें लैंडलेस लेबरर्स आते हैं, उनको क्या है कि एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का ऑप्शन दिया है कि अगर उनके पास क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इवन दे डोंट हैव द लेबर्स और they don't have the land to produce the commodity, so there is also one option that is animal husbandry, that is livestock. So poultry accounts for the largest share with the 58% of the followed by the others. ठीक है, जो poultry farms होते हैं जिसमें hens होती हैं ये सारे. So other animals include camels, asses, horses, ponies and mules are in the lowest rung. ये सारे क्या हैं, लोएस्ट एरिया में आते हैं या लोएस्ट कैटेगरी में आते हैं. सो इंडिया हैज अबाउट 300 मिलियन कैटल. इंडिया के क्या है, 300 मिलियन कैटल हैं, जिसमें 108 मिलियन बफेलोज भी हैं. ये कब का डेटा है, 2012 का डेटा है, जिसमें 300 मिलियन कैटल्स को देखे गए, जिसमें 108 मिलियन बफेलोज वर देयर. सो परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन डेयरी सेक्टर ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स हैव बीन क्वाइट इम्प्रेसिव. ठीक है, जो परफॉर्मेंस अगर हम लोग इंडियन डेयरी सेक्टर का देखते हैं लास्ट 3 डिकेड्स मतलब 30 ईयर्स से, तो वो क्या है, काफ़ी इम्प्रेसिव है. सो मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज बाई अबाउट 10 टाइम्स बिटवीन 1951 टू 2016. ठीक है, 1951 से 2016 तक जो मिल्क का प्रोडक्शन था वो क्या हुआ है, वो 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. ठीक है, वो कितना इंक्रीज हुआ है, अबाउट दी 10 टाइम्स बिटवीन दी 1951 टू 2016. सो दिस कैन बी अट्रीब्यूटेड मेनली द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन फ्लड. ये जो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल फ्लड. एंड दिस वन इज ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन, दैट इज ऑपरेशनल फ्लड रिलेट्स टू व्हाट. ऑपरेशनल फ्लड किससे रिलेट है, आपके पास ऑप्शन दे देगा, फिश, मिल्क, नेक्स्ट हो गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी प्रोड्यूसिंग द कमोडिटीज़ और द सिल्क प्रोडक्शन और द बीज. ये सारे आपके पास ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि ये किससे रिलेटेड है. तो आपका ये किससे रिलेटेड हो गया, दैट इज़ मिल्क. तो ऑपरेशनल फ्लड की वजह से भी बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेसिव और ड्रास्टिक चेंज देखा गया किसमें, एनिमल हस्बेंड्री में और प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क. सो ऑपरेशनल फ्लड और ऑपरेशनल फ्लड को ऑल्सो कॉल्ड एज द दैट इज वाइट रिवॉल्यूशन. ओके, सो इज द सिस्टम वेयर बाई ऑल द फार्मर्स कैन पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रेड मतलब उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, एंड द सेम इज प्रोसेस्ड एंड द मार्क टू द अर्बन सेंटर थ्रू द कोऑपरेटिव्स. ठीक है, ऑपरेशनल फ्लड में क्या था कि अलग अलग सेक्टर्स के लोग क्या किए, अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग मतलब उनके मिल्क की क्वालिटी के अकॉर्डिंग एक जगह इकट्ठा हुए और फिर वो उसको प्रोसेस्ड किए, जिसके थ्रू वो लोग मिल्क को भी तो सोल्ड आउट कर रहे थे एज वेल एज मिल्क को सोल्ड आउट कर रहे थे. तो डिफरेंट कंपनीज हो गई, वो क्या करी थी, उससे बटर्स, चीज़, घी, ये सारी चीज़ों को क्या करी थी, प्रोसेस्ड कर रही थी. सो इन दिस सिस्टम द फार्मर्स आर एश्योर्ड ऑफ अ फेयर प्राइस. अब इससे क्या था कि जो भी फार्मर्स थे उनको एश्योर किया गया था कि उनको फेयर प्राइस ही मिलेगी, एंड इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ मिल्क टू अर्बन मार्केट. और क्या था कि जो अर्बन एरियाज़ में भी जो सप्लाई ऑफ मिल्क हो रहा था, सो
Gujarat state is held as the success story in the efficient implementation of the milk cooperative which was emulated by the many states. ठीक है, गुजरात को हम लोग देखते हैं, ये एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इस ऑपरेशनल फ्लड का देखते हैं, क्योंकि यहीं के आपको पता होगा कि अमूल जो है वो वहीं के, और उसी को गुजरात को ही देख के बहुत सारे स्टेट्स ने भी उसको क्या किया है, कॉपी किया है. सो मीट, एग्स, वूल एंड अदर बाई प्रोडक्ट आर ऑल्सो एमर्जिंग एंड इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव सेक्टर फॉर द डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, जैसे मीट हो गया, एग्स हो गया, वूल हो गया, ठीक है, और अदर बाई जो प्रोडक्ट है, अदर प्रोडक्ट हैं, वो क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज फिशरीज. ये था आपका एनिमल हस्बेंड्री. सेकेंड है दैट इज फिशरीज. So put down the heading that is fisheries. So in the fisheries, the fishing community regard as the water body as the mother or the provider. ठीक है, जो फिशिंग कम्युनिटी है उनको रिगार्ड एज द वाटर बॉडी का एज अ मदर एज वेल एज उनको प्रोवाइडर भी कहा जाता है. सो द वाटर बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ द सी. अब वाटर बॉडीज़ में क्या क्या आता है, दैट इज सी आएगा, ओशंस, रिवर, लेक, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स, स्ट्रीम एक्सेट्रा आर दी देयरफॉर एंड इंट्रीगल एंड द लाइफ गिविंग सोर्स फॉर द फिशिंग कम्युनिटी. अब जो फिशिंग कम्युनिटी है उनके लिए ये जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या है, एक लाइफ गिविंग है, क्योंकि उसी से उनका क्या है, मिनिमम सब्सिस्टेंस, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल होती हैं. सो इन इंडिया आफ्टर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज in fisheries and aquaculture, the development of the fisheries has come a long way. ठीक है, बहुत सारा जो बजट है, बजट के लिए इसमें अलग से क्या था, एक अकाउंट में इसमें भी पैसे को शो किया जाने लगा, जिससे क्या था, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर के लिए इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ किया गया. द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज़ हैज़ कम अ लॉन्ग वे. स्टिल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया, बट अभी भी रिक्वायरमेंट है. So presently, fish production from inland sources contribute about the 65% of the total fish production. अगर जब हम लोग inland source की बात करते हैं तो inland source में 65% तक लोगों का क्या है कि fish production का total अगर 100 में 65% inland source के थ्रू मिलता है and balance 35% from the marine sector, और जो बाकी बचा अराउंड 35% वो marine sector से मिलता है, that is सी हो गया या डिफरेंट ओशंस हो गए. सो टुडे टोटल फिश प्रोडक्शन अराउंड अकाउंट्स फॉर 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी. टोटल जीडीपी में 0.9% किसका कंट्रीब्यूशन है, फिश प्रोडक्शन का. सो अमंग स्टेट्स केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द मरीन प्रोडक्ट. अब जिधर भी सीज होंगी, सी होंगी, उधर ही क्या होगा, इनका प्रोडक्शन होगा, और बेसिकली वहीं पे उसके प्रोड्यूसर्स होंगे. तो वो स्टेट्स कौन कौन से हैं, केरल हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया. सो ये सारे क्या हैं, बिग प्रोड्यूसर्स हैं. सो अ लार्ज शेयर ऑफ फिश वर्कर फैमिलीज आर पुअर, इंक्रीजिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो पर कैपिटा इनकम, एब्सेंस ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द लेबर्स टू अदर सेक्टर, हाई रेट ऑफ इलिटरेसी एंड इनडेटनेस आर सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फिशिंग कम्युनिटी फेस टूडे. ठीक है, अ लार्ज जो शेयर है, जो भी फिश वर्कर हैं, जो फिशरीज़ में इंगेज्ड हैं, वो क्या है, दे ऑल आर स्टिल द पुअर. ये लोग बहुत पुअर फैमिली के हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, प्रॉपर एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, वो मोबिलिटी ऑफ लेबर नहीं है, मतलब वो सारे लेबर एक जगह से मोबिलाइज दूसरी जगह पे नहीं होते, हाई रेट ऑफ इलिटरेसी है, वहाँ पे इलिटरेट ज़्यादा हैं, एंड इन डेटनेस आर दी सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. और वहाँ वो क्या है, वो इन डेट है, मतलब ऑलरेडी उनके पास बहुत ज़्यादा डेट है, एंड दे आर ऑल्सो वेब्ड इन दी डेट ट्रैप. वो उस डेट ट्रैप में भी क्या हो गए, एकदम फंस चुके हैं. सो इवन दो women are not involved in active fishing, about 60% of the workforce in export marketing and 40% in internal marketing are women. ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर women इसमें engage नहीं हैं, still क्या है, 60% जो है एक्सपोर्ट मार्केटिंग में और 40% इन लैंड मार्केट, मतलब इंटरनल मार्केटिंग में, और एक्सटर्नल मार्केटिंग, मतलब हमारे यहाँ की जो फ़िश भी हैं वो क्या होती है,
दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट होती है। तो अराउंड 60% क्या है वो इंगेज्ड हैं एक्सटर्नल में, और अराउंड 40% इंगेज्ड हैं इंटरनल मार्केटिंग में। सो देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज़ क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाए। किसके थ्रू? थ्रू दी कोऑपरेटिव, जो बहुत सारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, एंड दी SHGs मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनके थ्रू और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू क्या हो सकता है कि इंक्रीज़ किया जा सकता है। फॉर द फिशर विमेन, जो भी फिशर विमेन है, टू मीट दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर दी मार्केटिंग, जो भी उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मतलब डेली एक्सपेंसेस के लिए, मार्केटिंग के लिए उनको क्या है उतना फंड अवेल हो सके। सो वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द फिशिंग कम्युनिटी हैव टू बी रीओरिएंटेड। जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं किसके लिए? जो भी फिशिंग कम्युनिटी है उसके लिए रीओरिएंट होना चाहिए इन अ मैनर ऐसे विच कैन प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म गेन्स एंड सस्टेंस ऑफ द लाइवलीहुड, जो उनको क्या है फिशर फैमिलीज़ को बेसिकली उनको क्या प्रोवाइड करे, लॉन्ग टर्म गेन भी हो और उनको उनकी लाइवलीहुड के लिए सस्टेंस भी प्रोवाइड करे। सो दिस इज़ ऑल योर एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज. So in next class we will discuss with the horticulture and so on.